चलो सुनो, लेंज ला, लेंज ला कैसे लगाओगे वो सुनो। लेंज ला कैसे लगाओगे वो सुनो। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हेलो। हाँ ठीक। पहला पॉइंट लिखो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स increases, then oppose the already ये दो नियम याद कर लो, आराम से लेंजला लगा लोगे। सुनो, पहले मैंने लिखा क्या है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा, आपको सुन लो, इधर फिर उतारना। आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है, बस पूछना है सवाल से कि जो वो कर रहा है या जो करने को कह रहा है उससे फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो जो फील्ड वहां पहले से मौजूद है आप उसका विरोध करना, अपोज करना। क्यों? फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंजला कहता है इसको बढ़ने से रोको। तो जो फील्ड वहां मौजूद है उस फील्ड का अपोज करना, यानी करंट की दिशा ऐसी लेना कि जो पहले से फील्ड मौजूद है उसका अपोज करे। तुमको जी फील्ड का अपोज कौन करेगा? फील्ड का अपोज फील्ड करेगी। फोर्स का अपोज फोर्स करता है, करंट का अपोज करंट करेगी, यानी फील्ड का अपोज फील्ड करेगी। तो इसका मतलब दो दो फील्ड होंगी। एक फील्ड जो पहले से मौजूद होगी जो फ्लक्स बना रही होगी, और एक फील्ड इंड्यूस करंट से आएगी। जब इंड्यूस करंट बनेगी तो वो फील्ड बनाएगी, तो वो फील्ड पहले से मौजूद फील्ड का अपोज करेगी अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो उस फील्ड का साथ दे देना। नोट कर लो, अभी एग्जाम्पल देखे तो समझ में आएगा। लिखो, ये दो बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, आप इनसे आराम से आंसर दे लोगे कि कैसे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तय करें। तो एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से मौजूद है फील्ड। भाई दो फील्ड बनेगी, एक पहले से होगी और एक इंड्यूस करंट के कारण आएगी। तो जब इंड्यूस करंट बनेगा तो अपनी फील्ड बनाएगा और उसकी फील्ड पहले वाली फील्ड का या तो साथ देगा या तो अपोज करे। तीसरा कुछ सोचना भी नहीं है। तो साफ लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ता है तो पहले से मौजूद यानी एग्जिस्ट कर रही है जो फील्ड, जो नई बन रही वो अलग हुई, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसका अपोज करो, विरोध करो। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो फेवर करो, यानी उसका साथ दो। ठीक है ना? फेवर करना नहीं बोलते आप, या तुम उसका फेवर कर रहे हो, इसका तुम उसका पक्ष ले रहे हो, साथ दे रहे हो, तो आप उसका साथ दीजिए। आइए दो एग्जाम्पल देखे तो समझ में आए। नोट किया ये? देखिए एग्जाम्पल,
ये एक तार है, लॉन्ग वायर, और इसमें करंट आई चल रहा है, और ये बगल में एक लूप रखा गया है, लूप। ये लो, क्वेश्चन हमारा ये है, इफ आई इंक्रीजेस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ये सवाल, दो सवाल तसल्ली से सुन लो, आ जाएगा। लेंजला लगाने के सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, मिलते हैं। ये तार है, उसमें करंट आई चल रहा है, और ये बगल में एक लूप रखा गया है। हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये करंट बढ़ाएं तो बताइए लूप में इंड्यूस करंट की दिशा क्या होगी। आप सबसे पहले पूछो कि यहाँ फील्ड, ये तार यहाँ फील्ड किधर बनाएगा, किधर बनाएगा? इनवर्ड बनेगी। ये तार यहाँ फील्ड ये बनाएगा, इनवर्ड। जब आप इसको बढ़ाओगे आई को, तो आई ज्यादा करोगे तो फील्ड बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो हम किसी को चला खिसका नहीं रहे हैं, ना घुमा रहे हैं, केवल हम करंट को बढ़ा रहे हैं। तो अगर करंट बढ़ाएंगे तो बताइए बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों? एरिया वही, टर्न वही, सब कुछ वही, और केवल बी बढ़ा रहे हो। तो एन बी ए आकाश जीरो, क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर हुई, तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा। अब पहला नियम क्या कह रहा है? अगर फ्लक्स बढ़े तो फील्ड का अपोज करो, यानी जो फील्ड वहां मौजूद है उसके अपोजिट में फील्ड बनाओ। तो बताइए फील्ड यहाँ इन है, आप अपोजिट में फील्ड बनाओ, फील्ड बाहर बनाओ, करंट किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये लो, ये आएगी इंड्यूस करंट। है ना? जो फील्ड वहां पहले से मौजूद है उसका विरोध करो, उसका अपोज करो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है। तो क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है इसलिए हम जो फील्ड पहले से मौजूद है इनटू उसके अपोजिट फील्ड बनाएंगे। फील्ड वहां जो मौजूद है इनवर्ड, और आप जो फील्ड बनाओगे आउटवर्ड। आप मतलब ये इंड्यूस करंट की दिशा ऐसी लेना कि ये जो फील्ड बनाएगा वो पहले से जो फील्ड मौजूद है उसका विरोध करेगा। तो फील्ड यहाँ अंदर की है, हम बाहर की फील्ड बनाएंगे। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बस एक क्वेश्चन का आंसर पूछना, क्या फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फील्ड का अपोज करो, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो साथ दे दो। अगर यही कह देता करंट घट रही है, ये वाली करंट घट रही है, तो फिर बी घटेगा, फ्लक्स घटेगा, तो हम इसका साथ दे देते, क्लॉकवाइज हो जाते। इसी क्वेश्चन का आंसर पलट जाता अगर मैं इसको मतलब कम करता। नोट करो, ये अपने आप कैसे दुई बार लिख जा रहा है, गड़बड़ है। हटाए, आइए इस फिगर चेंज कर लो, फिगर बना लो आंसर। मैं इसमें थोड़ा कारण लिख रहा हूं, जो अभी मैंने बताया उसको मैं लिखे दे रहा हूं, ये भूले ना।
यार इसका आंसर लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू at the position of loop due to current I is inward as shown in figure, because I increases, therefore B increases। इसको मैंने कहा B and magnetic flux फाई बराबर B गुणे A इंक्रीजेस। क्योंकि जब हम आई बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो बी ए बढ़ेगा, क्योंकि बी ए कॉस जीरो आएगा। यहाँ याद करो, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पाई, तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर बी वेक्टर, थीटा जीरो, तो ये फ्लक्स आएगा इसका, और ये बढ़ेगा क्योंकि बी बढ़ा रहा, एरिया नहीं बदल रहे, लूप चुपचाप रखा है, ना उसे कहीं घसीट रहे हैं, ना चला रहे हैं, ना घुमा रहे हैं, केवल आई बढ़ा रहे हैं। तो जो कर रहे हो उससे बस इतना पूछो कि क्या फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है, बस। और यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो नियम क्या कहता है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बी का अपोज करो, यानी ऐसी करंट लो जो बी के उल्टे बी बनाए। भाई बी इधर लगा है तो इसका विरोध कैसे करोगे, इधर बी बनाओ, तो जो नई करंट यानी इंड्यूस करंट होगी वो इस बी के अपोजिट बी बनाएगी। हर करंट बी बनाता है, ये करंट बी बना रहा है जो मैंने वहां बनाया, और जब इंड्यूस करंट आएगी तो अपना बी बनाएगा, और वो भी इस बी के अपोजिट होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। तो यहां लिख लो, देयरफॉर induced current direction of induced current in the loop will be anti clockwise to oppose the existing B या मैग्नेटिक फील्ड।
by producing a magnetic field outward magnetic field लो हमने लिखा है ये लाइन, पहले लिख लो फिर सुनाए। बस वही कारण है, मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया, मैं सब मैंने एक्सप्लेन करूंगा। कुल मिलाकर आप केवल एक क्वेश्चन का आंसर पूछना, फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, बस, और कुछ पूछने नहीं। तो जो वो कर रहे हैं उससे फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो फील्ड मौजूद है उसका अपोज करो, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो जो फील्ड मौजूद है उसका साथ दो। क्यों? हमें चेंज का अपोज करना है बस। फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करो, घट रहा है तो अपोज करो, बढ़ रहा है तो अपोज करो। लेंजला कहता है हर उस कारण का विरोध करो जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आ रही है। अगर फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस करंट आ रही है तो बढ़ने से रोको, घटने से इंड्यूस करंट आ रही है घटने से रोको। यानी तुम्हें विरोध करना है। अब कैसे विरोध करोगे बताओ? जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने मत दो। कैसे रोक लोगे बढ़ने से? उल्टी फील्ड बनाओ, जो फील्ड उधर मौजूद है उसके उल्टे फील्ड बनाओ, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आएंगी ना, तो रिजल्टिंग फील्ड घट जाएंगी। और अगर फील्ड घट रही है तो कैसे घटने से रोकोगे? बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे बढ़ाने को? उसी की दिशा में बी बनाओ। तो बी की दिशा में बी बनाओगे तो जोड़ोगे बी, बस यही लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ लूप, यानी जहां लूप है वहां पर फील्ड किसके कारण? ड्यू टू करंट आई, यानी ये जो करंट है इसके कारण। इज इनवर्ड, इनवर्ड है ना फील्ड, एज शोन इन फिगर, बिकॉज आई इंक्रीजेस। सवाल वाला कह रहा है कि आई हम बढ़ा रहे, आई इंक्रीजेस देयरफॉर बी इंक्रीजेस। बी बराबर म्यू नॉट आई पॉइंट 2 पाई आर स्टेट वाइड। तो बताइए जब बी बढ़ाओगे, आई बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, अब बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो हमने कहा बी इंक्रीजेज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज। बस अगर इंक्रीजेज है तो विरोध करो। तो यहां लिखा है देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस लिए? उस बी के अपोजिट बी, उस बी का विरोध करना है। और कैसे विरोध करोगे? कोई उधर खींच रहा बेंच को, इधर खींचने लगो तुम, और कैसे विरोध करोगे? साथ देना है तो उसी दिशा में खींचो जिस दिशा में वो खींच रहा है, तो उसका साथ देना हो गया। अगर उसके उल्टे फील्ड बना देंगे तो विरोध करना हो गया। तो हम बी अगर अंदर है हम बाहर बी बनाएंगे, यानी करंट की दिशा ऐसी लेंगे कि बी बाहर को बने। अब बताओ बाहर को बी लूप में कैसे बनाओगे? याद करो डायरेक्शन, यही है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर अगर नहीं आता है तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब मैंने तब भी कहा था कि अगर डायरेक्शन आप भी नहीं ढूंढ पाते हो तो लेंजला लगा ही नहीं पाओगे। तो पता ही नहीं कहाँ है फील्ड। तो फील्ड ये है जो पहले से मौजूद है, और ये जो करंट चलेगी ये अपना भी बनाएगा। तो पहले ये भी इसके कारण और ये भी इसके कारण, और दोनों अपोजिट हो गए। लो जवाब मिल गया। बिल्कुल कुछ नहीं रखा है, बस पूछ लो फ्लक्स बढ़ रहा है विरोध करो, घट रहा है साथ। आइए एक और एग्जांपल नोट कर ले, समझ में आए। हटाए से एक और एग्जांपल देखो। ये मैग्नेटिक फील्ड लगी है पूरे में, एक लूप है ये लो।
इसको हम खींच रहे हैं। लो चलो नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। ये रेक्टेंगुलर लूप है जिसे फील्ड से बाहर खींच रहे हैं, यानी यहां तक बी है, आगे बी नहीं है। तो बताइए जब आप इसे बाहर खींचोगे तो क्या घटेगा? बी नहीं, एरिया। एरिया घटेगा जो बी में है। भाई जितना एरिया बी में है वही तो लाइन में पास होंगी। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइनें। तो बताइए इतना एरिया बी में है तो केवल यहाँ लाइन में पास हो रहे, जब बाहर खींचोगे तो और कम हो जाएगा एरिया अंदर, यानी बी गुणे ए घटेगा, माने पक्का फ्लक्स घटेगा, है ना? फ्लक्स घटेगा तो बी का साथ दो। तो जो भी यहाँ मौजूद है उसका साथ दो। साथ कैसे दें? लो पी अंदर, अंगूठा इधर, क्लॉकवाइज। कितना आसान है। एक क्वेश्चन का आंसर पूछो, क्या फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है? तो यहाँ पर फ्लक्स घट रहा है। जैसे कॉइल को बाहर पुल करेंगे फ्लक्स घटेगा, क्योंकि एरिया ऑफ लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो अगर ए घटेगा तो बी गुणे ए घटेगा, और अगर फ्लक्स घटेगा तो फील्ड का साथ दो, यानी उसी दिशा में फील्ड बनाओ जिस दिशा में है। आई बात समझ में? यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी ऐसी, ये ये है इंड्यूस करंट। तो लाइन लिख लो, बिकॉज लूप PQRS is pulled out of the magnetic field therefore ऐसे लिख दो, ऐसे therefore its area inside the magnetic field decreases and magnetic flux माने फाई बराबर बी गुणे ए डिक्रीजेस। The direction of induced current will be clockwise to favor the existing magnetic field। ये लो बस पर्याप्त। हमने लिखा है उसका साथ देना है, उसका साथ कैसे दोगे? उसी दिशा में फील्ड बनाओ,
उसी दिशा में फील्ड बनाने के लिए करंट क्या चाहिए, क्लॉकवाइज। क्यों, अंगूठा भी तो ये करंट, ये लो। तो वो जो सर्कल नहीं है, कोई बात नहीं, सर्कल नहीं है, टेढ़ी सही लूप है, यानी अंगूठा भी ये करंट। अगर हमें फील्ड का साथ देना है बोलो, ये भी होता है। अब अगर मैग्नेटिक इफेक्ट आप करंट का चैप्टर नहीं दो रहे हो तो तुम्हारे लिए तो सब ध्यान 27 से है, कोई फर्क नहीं पड़ना, बस उतार लो, समझना तो दूर की बात हो गई। अब अगर हमें यही नहीं आता है तो फिर ये क्या है, कैसे भी घुमाओ सब सब बढ़िया है। रिवीजन जरूर करो फिजिक्स में। बिल्कुल आसान है और पूछता है अक्सर, सवाल आते भी हैं। हटाएं, ये सवाल, सवाल कह रहा है इस बार हम करंट को घटा रहे हैं, तो बताइए इंड्यूस करंट की दिशा। चलिए बताइए, सवाल आपके लिए, ये सवाल आप लोगों के लिए है। पहली लाइन पे ध्यान देना, स्टेट वायर जो सीधा तार है वो लूप के एक्सिस के लांग रखा है ऐसे, यानी जो एक्सिस है उसी के अलांग रखा है।
एंटी और सोचो। किसने कहा जीरो? कैसे? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में आप कह रहे हो चेंज नहीं होगा, मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? चेंज तो बात की बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सोच के बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं होगा। सोच के बोलो, काहे घबरा रहे हो? सही बोल रहे हो तुम, जितना अब तक बोले हो सही बोले हो। मैं पूछ रहा हूं क्या फ्लक्स होगा? चेंज तो चलो बाद की बात है, पहले फ्लक्स तो बताओ होगा कि नहीं। फ्लक्स ही नहीं होगा। क्यों? इस तार की लाइनें कैसी बनेंगी? मैग्नेटिक लाइन, एक सीधी तार की मैग्नेटिक लाइन कैसी होती है? फिगर बनवाए थे, एक कार्डबोर्ड गत्ता, याद करो पहला फिगर, ये गत्ता था, गत्ते में ऐसे तार गई थी और सब की सब लाइनें गत्ते में थी, सर्कल में, कंसेंट्रिक सर्कल्स। द वायर इटसेल्फ इज द एक्सिस। कुछ नहीं पढ़ते वढ़ते हो, बिल्कुल न के बराबर पढ़ाई। ये सब चीजें आनी चाहिए आपको, ये सही कह रहे हो, बैठ जाओ। तो यहाँ पर जितनी लाइनें होंगी सब इस प्लेन में आएंगी। दिखाते यार कंसेंट्रिक सर्कल, और तार खुद उनका सेंटर, और सब की सब सर्कल, और लूप भी तो वही है, लाइनें भी वही। लूप के प्लेन को एक भी लाइन पार नहीं करेगी। तो इन्होंने कहा फ्लक्स जीरो होगा, एकदम सही कहा है, फ्लक्स ही नहीं होगा। जब फ्लक्स ही नहीं है तो काहे का चेंज? कुछ भी करो, करंट बढ़ाओ घटाओ, एक भी लाइन इसको पार नहीं करे। क्यों? सब की सब लाइन इसी प्लेन में। लाइन ऐसे होती सर्कल में, अगर ऐसे लाइन होती तो पार करती। नो इंड्यूस करंट इसका सही आंसर है, नो इंड्यूस करंट। लिख लो। आंसर लिखो। ये लो, आप खुद ही इमेजिन करिए। देखिए इधर देखिए, सुन लो। मान लो फर्श में लूप रखा है, फर्श में लूप रखा है, और कार फर्श के परपेंडिकुलर जा रही, ठीक, क्योंकि एक्सिस वही हुआ।
जितनी लाइनें स्टार की बनेंगी सब फर्श में बनेंगी। याद करो कुछ, अगर याद हो, ये गत्ता बनाए थे, ये देखो, ये कार बनाए थे, ये सर्कल सर्कल सर्कल। कुछ रिवीजन करो तो कुछ मजा आए पढ़ने में। क्लास में तब मजा आता है जब पिछली क्लास हमको आती हो। ये फिजिक्स है, इसमें बहुत जरूरी है रिवीजन। अभी आगे बहुत बचा है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए। कम से कम EMI AC तक तो लिंक है ही इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगी, तब नया टॉपिक आ जाएगा। तो जितनी लाइनें बनेगी सब इसी लूप के प्लेन में आएंगी, सब इसी प्लेन में पड़ी हुई है। तो बताइए कोई पार करेगी? कोई नहीं। भाई लाइन ऐसे हो तो पार करे, लाइन ऐसे है तो कहां पार करे। बड़ा सीधा सा लॉजिक है। देखिए थाली लो, ऊपर से बारिश की बूंदे गिर रही हो, थाली ऐसे रखो तब बूंदे आएंगी उसमें। थाली ऐसे खड़ा करो, बूंद 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 नहीं, ऐसे सीधी निकल गई, कोई बूंद पार नहीं करेगी। नोट करिए, कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा इसमें। ये बनाना हो बना लो। क्या समझाऊं, पुराना जाओ पढ़ो तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये है कॉइल, जो हाथ मैंने लिया वो कॉइल है, और तार एक्सिस है। तार में करंट पास करेंगे तो इस नियम से करंट की इसमें करंट नहीं, इसमें नहीं, तार में करंट है तो अंगूठा करंट, उंगलियां फील्ड। याद करो, सीधी तार तो ऐसे सर्कल में बनेगी। और जितने सर्कल बनेंगे सब उसी सर्कल के तो प्लेन में है। तो प्लेन को अगर कोई पार करे परपेंडिकुलर तो फ्लक्स होता है, और सब उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जितनी लाइनें बनेंगे सब उसी प्लेन में होंगे, कोई लाइनें पार नहीं करेगी, कोई फ्लक्स नहीं होगा, जीरो। तमाम सवाल ऐसे मिले। अब ऐसे तो मुझसे किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी ऐसे लूप रखा है, फील्ड 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 फील्ड, क्यों? सुन लो, कहता दोनों तरफ से दबा दिया, दबा दिया। अरे जब दबा दिया तो एरिया कम कर दिया, एरिया कम हो गया तो फ्लक्स घट गया, फ्लक्स घट गया तो फील्ड का साथ दे दो। लो क्लॉकवाइज 11 सर एनसीईआरटी सवाल हो गए। कुछ नहीं रखा है, जाके किताब खोला करो, दो चार सवाल देखा करो, पढ़ो। फिजिक्स है, यही तुम्हें समझ लो इस पार या उस पार करेगा। बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, केमिस्ट्री से भी नहीं रुकेगा, यही रोकेगा तुमको। और जो रोकेगा उसी से दूर भाग रहे हो। क्या मतलब है बताइए? बायोलॉजी में पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, केमिस्ट्री में और ज्यादा आ जाएंगे, है ना? और क्या 45 क्या है, 47 सवाल कर आओ, 5 और रहते हैं ना, वो भी कराना, तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको पढ़ो, मत इग्नोर करो। इतना तो पढ़ लो। अब सिलेबस और कम कर दिए हैं, तो जो बोरिंग टॉपिक थे हट गए, कुछ बहुत गंदे टॉपिक हटे हैं जो लड़के पढ़ते भी नहीं थे, तो और इजी कर दिया। अब अगर पेपर इजी आ गया तो मेरिट और ऊपर जानी जानी। ये है, अगर पेपर टफ आया तो ठीक, नहीं टफ आया तो गड़बड़। पढ़िए आप, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ इसी को पढ़िए, लेकिन जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट रुकना है उसी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल पैर में कुल्हाड़ी, क्या कुल्हाड़ा मार रहे हैं। सही कह रहे हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़े। अब हेडिंग डालो, मोशनल इंड्यूस्ड EMF across a
स्ट्रेट कंडक्टर, मोशनल माने चलने के कारण, कोई तार है हम उसे खींचेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में घसीटेंगे, मूव कराएंगे, तो उस तार के दोनों सिरों के बीच एक क्रॉस का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा क्रॉस द वायर माने दोनों सिरों के बीच, उनके बीच में ईएमएफ आएगा। आइए इसको समझा जाए। देखो ये तार है, ये पूरे में इसकी लंबाई चलो यल मान लें, इसको P और इसको Q कह लें, और इसको हम खींच रहे हैं V वेलोसिटी से। अब पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, लो पूरे में मैग्नेटिक फील्ड लगी है B। जानबूझ के तार को थोड़ा मोटा बनाए नहीं, ये बिल्कुल पतली तार है, क्योंकि अंदर हमें कुछ फोर्स दिखाना है, इसलिए हम बनाए मोटी तार। सिंपल एक तार है, ये साफ लिखा है अक्रॉस ए स्ट्रेट कंडक्टर माने तार। अच्छा बताइए इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तार में है क्या, इलेक्ट्रॉन। जब तार मैग्नेटिक फील्ड में है, सुन लो पहले फिर बनाना, और इसको हम खींचेंगे तो तार को खींचेंगे तो तार में जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे वो भी तो चलेंगे। भाई ट्रेन चलती है तो सवारी भी तो चलती है साथ में, मतलब साफ है इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है। और किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलाएं तो उस पर फोर्स लगेगा। याद करो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कुछ याद आया। ये लो बायां हाथ, ये है फील्ड, और इलेक्ट्रॉन अगर उधर जा रहा है तो करंट किधर बनेगी, बाएं। ये उंगली क्या है, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट फोर्स नीचे, यानी ये लगेगा एफ एम, एम माने मैग्नेटिक, ये फील्ड करंट फोर्स, ये करंट, ये फील्ड और ये फोर्स। ठीक। अच्छा बताइए इस फोर्स का परिणाम या रिजल्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचेगा, खींचेगा ना। ये फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लाएगा। बताओ अगर इलेक्ट्रॉन इस छोर से इस छोर की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पॉजिटिव, और जिधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए वहां निगेटिव। तो बताओ तार का ये छोर पॉजिटिव बन गया, ये छोर निगेटिव बन गया, लो जी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सेल बैटरी में होता क्या है, दो टर्मिनल है, एक प्लस है एक माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, ये लीजिए इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अच्छा बताओ जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर को होती है, प्लस से। हाँ एकदम सही जवाब दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस को होती। थोड़ा छोटा फिगर बनाए, ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर ये फोर्स लग रहा है एफएम, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये आएगी ई, और ये फोर्स लगेगा एफई। ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस से माइनस को ई बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, फोर्स ऊपर। अच्छा सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डिसाइड करेगा, प्लस माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो एक प्लस एक माइनस, छोटी फील्ड छोटा फोर्स कौन, एफई। अब एक इलेक्ट्रॉन और नीचे आ गया, दो प्लस दो माइनस, फील्ड डबल, एफई डबल, ऐसे एफई बढ़ता जाएगा। और एफई बढ़ते बढ़ते कभी तो एफएम की बराबरी कर लेगा। एफएम तो निश्चित है, क्यूवी भी वो थोड़ा ना कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन एफई कम ज्यादा है, पहले कम है जब ई कम है,
ई और बढ़ेगा तो एफ ई बढ़ेगा, क्यों? क्यू ई। और बढ़ते बढ़ते एफ ई जब एफ एम की बराबरी कर लेगा तो बताइए नेट फोर्स 0, इलेक्ट्रॉन का ऊपर से नीचे आना बंद। तो जितना प्लस माइनस आ जाएगा वही मैक्सिमम है, फिर वो नहीं बढ़ेगा। तो बना लो फिगर और लिख लो, इन इक्विलिब्रियम एफ ई बराबर एफ एम, ई बराबर ई वी बी और साइन 90। बताइए ये जो थीटा किसके किसके बीच है? क्यू ई बी साइन थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच। बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी ऑन द बोर्ड, तो 90 हुआ, 90 हुआ। अच्छा चलिए ई से ई काट लेते हैं, तो ई बराबर वी बी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इफ वी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हो कह लो, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन पी between two ends and ends of conductor, then E बराबर B बाई एल। याद करो कोई फार्मूला, V बराबर E गुणे डी। क्या पढ़ाएं? B बराबर E गुणे डी, E बराबर B बाई डी। कुछ याद वाद है? शकल बता रही है, सन्नाटा है। ये फार्मूला पढ़े हैं, E बराबर B बाई डी, ठीक है ना? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों के बीच में V है, उनके बीच की दूरी L है, तो E बराबर B बाई एल। V बाई टी होता है, टी का काम करेगा E। यानी याद करो कैपेसिटर, एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड E, बीच की दूरी टी, V बराबर ई टी। सब पढ़े हो तुम लोग, दोहरा नहीं रहे। ये लीजिए E की वैल्यू यहां रख दो, तो क्या मिलेगा? V बाई एल बराबर V अब B। तो बताइए V बराबर V एल बी। ये लीजिए आंसर, फार्मूला, फार्मूला ये लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ V एल बी। V क्या है? वेलोसिटी। L क्या है? तार की लंबाई। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सीधे न्यूमेरिकल, सीधे फार्मूले पे सवाल। V एल बी रिवीजन करिए, कोर्स का टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले हमारा कोर्स खत्म होगा, सबसे पहले गारंटी है। मैं आपको दिसंबर तक मैं फ्री कर दूंगा, जनवरी भी नहीं लगेगी। अब बचा क्या? ये लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, उसके बाद लाइट, लाइट के बाद उसमें आएगा मॉडर्न फिजिक्स, बस। और क्या है हमारे कोर्स में? बाकी साक्ष्य सर जाने। हमारे पास दो, इसके बाद 2 ही चैप्टर बचते। कितना भी मन से पढ़ाएंगे, 1 महीना हम ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं। 2 चैप्टर हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। 1 महीना पूरा पढ़ाता हूं मैं, तो भी 1 महीने और मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन में मॉडर्न फिजिक्स, बस फुर्सत हो गए। तो दोहराना शुरू करो। अरे अभी अपने से दोहराओ, कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम रिवीजन खुद ही करवाएंगे, ठीक है ना? एक तो छड़ी रखेंगे सर पे, खट ले, ठीक है ना भाई? तरीके से नहीं पढ़ोगे तो गैर तरीके से पढ़ोगे, पढ़ोगे तो है।
या तो भाग जाओगे, दो में से एक है। बहुत अच्छा फार्मूला मिला। क्या है? एल लंबाई की तार को अगर वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में खींचा जाए, घसीटा जाए, चलाया जाए, कुछ कह लो, तो तार के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच जो ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका फार्मूला है वी एल बी। इसके पहले न्यूमेरिकल हमने फैराडे लॉ पे किए थे, कैसे? φ2 माइनस φ1 बटे टी। उसके बाद सीधे ये न्यूमेरिकल सीधे इस पे आते। आइए थोड़ा और आगे चले, हटा दें, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। थोड़ा मैकेनिज्म भी सीख लो, नहीं तो पता चला डायरेक्शन पूछा उसने, कौन सा सिरा प्लस बनेगा, कौन सा माइनस बनेगा, ले जी देख रहे हैं भैया, पता नहीं कुछ, फिजिक्स है ये। यहाँ पे जैसे ये तार है, अगर हम कह दे भैया इसको ऊपर से नीचे गिरा दिए, ये प्लस होगा कि ये प्लस होगा, अब हमें आने चाहिए कि फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अगर उधर से इधर आएगा तो ये माइनस बनेगा, प्लस बनेगा। हटाएं से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिखो अगेन, यानी फिर से। इस तार को अब हम थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके खींचेंगे, लो, चलो ये थीटा ले लें, ये यल हुआ, और इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं बी वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन और फील्ड पूरे में ये लगी है, ये है बी। देखिए अंतर, पिछले फिगर में ऐसे चला रहे थे, अब थोड़ा ऐसे तिरछा करके ऐसे ही चला रहे, लेकिन तिरछा है थोड़ा सा, रॉड ऐसे रख के चला रहे हैं। अच्छा बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर, नीचे फोर्स अभी भी वही लगेगा, ये इस पे फोर्स लगेगा, ये इसको कह दो एफएम, इसको कहो एफएम। फोर्स इसी नियम से आएगा। तार ऐसे तिरछा करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही चल रहा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो इधर ही चल रहा है अभी भी ये। अच्छा चलो बताओ, इसका एक टुकड़ा इधर करो और एक टुकड़ा इसका इधर कर देते हैं, इसका एक टुकड़ा इधर कर देते हैं, ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 मास थीटा, ये थीटा, ये थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा एफ एम कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एफ एम साइन थीटा, बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइए, ये वाला फोर्स इसे तो ऐसे बगल से खींचेगा तो बाहर तो निकल रहा आएगा ये, तो ये कुछ नहीं करेगा। ये फोर्स है जो उधर से इधर लाएगा, यानी तार की लंबाई के अलांग इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इधर से इधर कौन चलाएगा, ये, तो उधर से इधर आएगा, यानी यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, और प्लस उधर माइनस इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स उधर लगेगा, यानी एफ ई, ये एफ ई आएगा। बस ये दो फोर्स बना लो इसको।
लिखो फिर से, हम लिखेंगे एफ ई बराबर एफ एम साइन थीटा। तो हम लिखेंगे ई बराबर ई वी बी साइन 90 डिग्री। अब गुणे साइन थीटा, एफ एम का फार्मूला है ये, वो साइन थीटा अलग है, क्यू वी बी साइन थीटा वो अलग है। तो ये फोर्स का फार्मूला, और 90 अभी भी है, क्यों? फील्ड इनटू वेलोसिटी आन, थीटा 90 है। तो बताइए, ई से ई कट गया, ई बराबर वी बी साइन थीटा, और इसकी जगह आप रख लो कैपिटल वी, ये लो। तो कैपिटल वी अब बटे एल, उसी तरीके से वी बटे एल, यहां से वी हमें मिल गया वी एल साइन थीटा गुणे में बी, वी एल साइन थीटा गुणे बी। एल उधर भेज दिया, केवल ई की जगह बी बाई एल, बिकॉज ई बराबर बी बाई एल। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी पिछले फार्मूला सब कुछ वही है, बस तार को थोड़ा टेढ़ा कर दिया और कुछ थोड़ा ना बदला है। अब वहां सब लिखे हैं, यहाँ फिर से सब लिखे क्या? अच्छा सुनिए, है एल साइन थीटा क्या है? इधर देखो, थोड़ा इधर सुनो, ये तार है एल लंबाई की, और ये थीटा है, ये है एल साइन थीटा, और ये है एल कॉस थीटा। अब देखो, ये इस दिशा में हम इसको खींच रहे हैं, इस दिशा में, ये बी है। अरे ये यल है तो सामने वाला यल साइन थीटा, और बगल वाला जिधर एंगल उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, याद करो, जिधर एंगल उधर कॉस और सामने वाला साइन। तो बताइए, एल साइन थीटा की जगह ये रखे, एंड व्हाट इज दिस? इस लाइन का, इस तार का इस वी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, वी ये है, और बी के परपेंडिकुलर तार की छाया, प्रोजेक्शन बोलते हैं। वैसे तार है, ऊपर से लाइट डालो ये छाया बनेगी, इधर से लाइट डालो ये छाया बनेगी। तो ये वाली जो छाया है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, और ये जो छाया है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। तो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो छाया, छाया यानी प्रोजेक्टेड लंबाई। तो हम लिखेंगे v बराबर v गुणे प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी गुणे मैग्नेटिक फील्ड। लीजिए फार्मूला बन गया, ये लो। अगर ऐसे तिरछा चलाए तो छाया डालना, यानी प्रोजेक्शन डालना, यल नहीं यूज होगा बल्कि प्रोजेक्टेड लंबाई यूज होगा। नोट करिए, सवाल उठाएंगे समझ में आएगा, नोट करो पहले। v इंटू प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो अंतर है, ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है। स्मॉल भी वेलोसिटी है और कैपिटल भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अंतर कर लो, जान लो। यहां मैं लिखे दे रहा हूं, v क्या है? वेलोसिटी, और v क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों में अंतर कर लो।
प्रोजेक्टेड लेंथ परपेंडिकुलर टू वी, परपेंडिकुलर टू वी इंटू बी। लिख लिया। हटाएं। लिखो अगेन, फिर से। अब हम इस तार को ऐसे खींच रहे हैं, ये लीजिए, ऐसे खींच रहे हैं। देखिए पहले ऐसे, फिर ऐसे, अब पूरा ऐसे, लाइक दिस। इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, एफएम ये लगेगा, चलिए इसको हमने कहा पी, इसको हमने कहा क्यू। बताइए इसका यहां टुकड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एफएम कॉस 90 मिलेगा? नहीं। इस फोर्स का इधर टुकड़ा नहीं मिलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बना लो, लो। ठीक, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन उधर से इधर खिसक के आएगा? नहीं आएगा। नोट करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। इन तीनों डिस्कशन से हमें एक निष्कर्ष मिला कि अगर किसी तार को इस तरह से चलाएं कि मैग्नेटिक लाइंस को काटे तो ईएमएफ आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। अब अगर ऐसे देखो लाइनें हैं और तार ऐसे चले तो इन्हें काटेगी, और तार ऐसे चले नहीं काटेगी, तार ऐसे चले नहीं काटेगी। इसमें क्या है, तार ऐसे जा रही है नहीं काट रही। तो ये निष्कर्ष है कि अगर मैग्नेटिक लाइन कटेगी तो ईएमएफ आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको लिख लो लास्ट में, क्लियरली ईएमएफ
is induced between two ends of a conductor if the conductor is moved such that it intersects the magnetic lines। बस ऐसे याद करो, कार को इस तरह से चलाओ कि मैग्नेटिक लाइनों को काटे। तो अगर मैग्नेटिक लाइन कटेंगी तो ईएमएफ आएगा, नहीं तो ईएमएफ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म कोर्स से हट गया है। तो इसमें एक टॉपिक था एरोप्लेन प्रॉब्लम, हवाई जहाज की समस्या, वो अर्थ मैग्नेटिज्म पर ही थी। तब उसको क्या फायदा कराने का। जहाज उड़ रहा है तो ईएमएफ आएगा, गिर रहा है तो ईएमएफ आएगा, उत्तर दक्षिण में मुंह करके गिर रहा है तो आएगा। तब उसको हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो तो टॉपिक ही हट चुका है, तो कोई फायदा नहीं उसको पढ़ने का। लिखा, चलिए अगले हेडिंग डालते हैं। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। इसमें दो केस हैं। When coil is moved in a magnetic field, ये दो केस है इसमें। कॉइल में कॉइल को खींच रहे हैं, चला रहे हैं, और फिर कॉइल को घुमा रहे हैं, घुमाने का और खींचने का। तो ये हमने खींचने वाला केस पढ़ा। देखो ये है कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लिया उदाहरण के लिए, ये लो। और इधर फील्ड है पूरे में, इधर फील्ड है, इधर फील्ड है, और ये एल है। इसको हम खींच रहे हैं, ये लो। पूरे में फील्ड है बी। अच्छा, जितना फील्ड के अंदर है उसको चलो हमने कहा एक्स। फील्ड के अंदर जितना लूप है उसको हमने कहा एक्स, और बाकी बाहर। बताइए, अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इस समय इसमें फ्लक्स कितना है बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप या कॉइल को चौकल, फाई बराबर बी एल एक्स।
एरिया, एरिया एल एक्स, यल ये, एक्स ये, इतना ही तो है अंदर, बाकी तो बाहर है। और जहां फील्ड ही नहीं है वहां फ्लेक्स कहां से होगा? तो इतने का एरिया, और कॉस 0 क्योंकि 90 है, ये देखो परपेंडिकुलर। इंड्यूस्ड ईएमएफ V बराबर माइनस डी फाइव ओवर डी टी। क्यों? इसमें तो हर क्षण फ्लक्स बदल रहा है ना, खींच रहे हो इसको तो किसी क्षण का ही तो बताओगे, इंस्टेंटेनियस। आओ अच्छा वैल्यू रख दें, माइनस डी डी टी ऑफ बी एल एक्स। बी एल एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना? नोट करो, नोट करो, जल्दी उतारो। कुछ ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा चलो, इसको हमने लिखा V बराबर बी एल बाहर। क्यों? कांस्टेंट है, लंबाई तार की और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है। अब माइनस डी एक्स ओवर डी टी, मैंने माइनस ब्रैकेट में भेज दिया। कारण सुन लो, जब आप इसको बाहर खींचोगे तो एक्स घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। जितना कॉइल फील्ड के अंदर है वो घटेगा, और जब कोई क्वांटिटी घटती है तो उसका रेट माइनस में लिया जाता है, इसलिए माइनस लगाया गया। अच्छा तो डी एक्स डी टी क्या है? वेलोसिटी है, बिल्कुल सही कहा। तो V बराबर बी एल वी, लो बी एल वी। तुमको ये तो रिजल्ट अभी पुराना ही है, बिल्कुल पुराना है, वही रिजल्ट है ये। आइए बताएं पहले कैसे वही है, नोट करो। नोट किया? और जरा सुन ले थोड़ा सा, आलसो या अगेन कुछ और लिख दो। देखो ये कार है और इतने में फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड, इसे हम खींच रहे हैं।
कुछ नाम रख देते हैं, चलिए। पी क्यू आर एस, ये लो। पी क्यू आर एस, ये फील्ड लगी है पूरे में। अच्छा ये बताओ इसमें कितना ईएमएफ आएगा? पीएस में हर तार का अलग अलग हिसाब करो। एक तार को खींचने पे ईएमएफ बीएलबी होता है ना, तो अच्छा इस तार में कितना ईएमएफ आएगा? इसमें ईएमएफ आएगा 0, इसमें ईएमएफ आएगा 0, इसमें ईएमएफ आएगा 0, और इसमें ईएमएफ आएगा V बराबर VLB। कार को अगर ऐसे खींचे, ऐसे, अभी डिस्कशन नंबर 3 था, ऐसे चलाने पे ईएमएफ नहीं आता, ऐसे चलाने पे VLB आता है। तो ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, इसमें क्यों ईएमएफ नहीं आया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उन पे फोर्स नहीं लगेगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए 0। इन दोनों तारों को ऐसे चला रहे हो इसलिए 0। सिर्फ एक तार है उसमें ईएमएफ आएगा, कितना आएगा? VLB। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूं अलग अलग। यहाँ का V 0, यहाँ का V 0, यहाँ का V 0, और यहाँ का V आएगा, यहाँ का V आएगा VLB, क्योंकि ये लंबाई L है और ये मैग्नेटिक फील्ड B है। तो आप 4 टुकड़ों को अलग अलग कर लो। जो एक तार का फार्मूला लगाए है VLB, चारों पे लगा दो। ये तार बेकार, क्योंकि तार अगर ऐसे घसीटी जाए तो ईएमएफ नहीं आता। ये तार भी बेकार, और ये तार इसलिए बेकार क्योंकि फील्ड नहीं है वहां। तो जब फील्ड नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद है उन पे फोर्स नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रॉन खिसकेगा नहीं। सिर्फ यही एक तो तार बचा जैसे। तो चाहे आप इसमें पुराना फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो। अच्छा ये फार्मूला मैं तो कहूंगा सबसे बढ़िया तो पुराना वाला है, BLB, कार को खींचने का, लूप वूप का झंझटे खत्म, एरिया ओरिया कौन ढूंढे, कौन डिफरेंशिएट करे, सबसे बढ़िया आप ये वाला फार्मूला लगा। तो ये ऐसे कह लो अगेन, ये लो माने दोबारा इसको हम पढ़ रहे हैं, नोट कर लो। फील्ड ध्यान देना, फील्ड पूरे में नहीं है, फील्ड इधर है, पूरे में फील्ड नहीं है। पूरे में फील्ड मत बनाना, इतने में बनाना। यहाँ B नहीं है, यहाँ पर मैं हाथ से बिगाड़ रहा हूं, देखो इधर B है, यहाँ B है, यहाँ B नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया B0। इसका V लिख दे रहे हैं हम अलग से, इसका V0। अब सोचो अगर ये पूरी की पूरी लूप फील्ड के अंदर होती तो ईएमएफ 0 होता। क्यों 0 होता? जब बाहर निकलेगा तभी तो फ्लक्स बदलेगा। अब फील्ड के अंदर है, एरिया वही, B वही, यानी स्टार में VLB, स्टार में BLB, अब दोनों से एक दूसरे के दुश्मन 0। तो अगर पूरा लूप फील्ड के अंदर जब तक रहेगा कोई ईएमएफ नहीं आएगा। जब एक छोर उसका बाहर आएगा
तभी फ्लक्स बदलना शुरू होगा। है ना क्लियर? अब ये पूरा का पूरा लूप अगर फील्ड में है, सब जगह बी मौजूद है, तो आप यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, बी तो है ही है। जब ये फील्ड से बाहर आएगा तभी फ्लक्स घटेगा। अगर पूरी की पूरी तार, पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में टहला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी ऐसे समझो, अगर ये मान लो लूप है, ये लो ऐसे हम चला रहे हैं, लेकिन पूरे में बी है, पूरे में बी है, पूरे में बी है, क्या फर्क पड़ना है? अब थोड़ा और बगल में चले जाओ तो फ्लक्स तो है ही है, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं है। या यो कह लो इसमें भी ईएमएफ आएगा, इसमें भी ईएमएफ आएगा, आएगा, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा, दो सेल बनेंगे, अपोजिट हो गए। ये कहता करंट दूंगा, ये कहता करंट दूंगा, दोनों की लड़ाई हो गई, जीरो हो गए, जीरो ईएमएफ। जब तक ये आधा बाहर ना निकल जाएगा तब तक ईएमएफ नहीं रहेगा। क्यों? दो सेल रिजल्ट जीरो, एक सेल रिजल्ट आएगा। एक सेल बाहर करो फील्ड के तो गायब हुआ। ठीक है ना? इसको भी ध्यान दे लेना, हम आगे सवाल में चर्चा करेंगे, अभी आप इसको मत लिखो, हम सवाल में इसको डिस्कस करेंगे। लिखो जरा अगला केस, दूसरा केस है when coil is rotated एसी जनरेटर, जो एसी जनरेटर का कंसेप्ट है वही है ये, यानी एसी जनरेटर का जो डेरिवेशन है, फार्मूला, वही हम यहाँ डिराइव करने जा रहे हैं। क्वाइल घुमाई जा रही है, अभी क्वाइल को घसीट रहे थे, अब हम क्वाइल को घुमाएंगे, और एसी जनरेटर में क्वाइल घुमाई जाती है। तो आइए जरा देखा जाए, ये है देखो क्वाइल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और क्वाइल को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ले हो, यानी घुमा दिया, और इसका एरिया वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर, और ये है थीटा, ये है टी बराबर 0, और ये है टी बराबर टी, और इसे हम घुमा रहे हैं ओमेगा से। बनाओ, देखो जरा क्वाइल जो बनी है वो क्या है, इधर सुनिए, ये क्वाइल है, सपोज करो रेक्टेंगुलर, हमने जो फिगर बनाया वो ये बनाया, ये लाइन दिख रही है आपको, क्वाइल ऐसे है, लेकिन जब साइड से बनाओगे तो ऐसे दिखेगी, आओ बगल से झांको, देखो पूरी क्वाइल दिखेगी, ये क्वाइल है, टी क्यू आर एस मान लो। अब जब साइड से ऐसे बना रहे हैं तो ये साइड दिख रही, तो जो खड़ी लाइन बनाए है टी बराबर 0 पे, वो क्वाइल का ये साइड है। अब क्वाइल ऐसे घूम रही है, ऐसे हम घुमा रहे हैं, जनरेटर में क्वाइल ऐसे घूमती, तो टी बराबर 0 पर ये है, तो बताओ एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक सीध में हुए ना। अब हमने इसको टेढ़ा किया तो एरिया वेक्टर टेढ़ा हो गया, अब बी तो पहले से मौजूद है, तो बी वेक्टर वो और एरिया वेक्टर टेढ़ा, थीटा एंगल ये लो, यानी टी बराबर टी पर हम फ्लक्स ढूंढें तो कितना आएगा जरा देखिए। चलो मान लेते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, ए एरिया ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, देन एट टी बराबर टी मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स linked
विद द कॉइल एट टी बराबर टी। टी बराबर टी पर फ्लक्स बोलो, एन बी ए कॉस थीटा। पढ़े थे फार्मूला, एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा क्या है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। हम इसको लिखेंगे ऐसे, अच्छा बताओ, टी बराबर 0 पर यहाँ, टी बराबर टी पे यहाँ, तो कितना घूम गया, थीटा घूम गया। तो थीटा घूम गया तो एरिया वेक्टर भी तो थीटा घूमेगा। ये देखिए ऐसे है कॉइल, अब कॉइल थीटा घूमी तो जो एरिया वेक्टर ये था वो भी तो थीटा घूमा, यानी जितना एरिया वेक्टर घूमेगा उतना कॉइल घूमेगा। अब बताइए 0 से टी टाइम में वो थीटा घूमा, याद करो एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन। भाई साहब क्या सर, थीटा बाई टी बराबर ओमेगा, है ना, थीटा बाई टी ओमेगा, तो थीटा हो गया ओमेगा टी। ये लो, हमें फ्लक्स मिल गया। अब हम डिफरेंशिएट कर दे, में आ जाएगा, नोट करो जल्दी से। हटाएं, उतारो जल्दी उतारो। लिखो अगली लाइन में, ये लो, ये बन जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कास ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन चेन रूल। ये देखिए कॉस का हुआ माइनस साइन, ओमेगा टी का दोबारा तो ओमेगा, डिफरेंशिएशन आती है, चेन रूल इसको बोलते हैं। कल इम्प्लिसिट सुने थे, आज चेन सुन लो, ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए कॉस ओमेगा टी है तो ये दो फंक्शन बनेंगे, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले कॉस को कर दिया तो माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन इसका, इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो ये आएगा माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा और टी का 1, तो ओमेगा दोबारा आ गया, ये ओमेगा इसीलिए तो आया। अब माइनस ये, अब माइनस पहले से प्लस हो गया, ये लो, ये है एन बी ए साइन ओमेगा टी।
अच्छा ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, पीक वैल्यू जिसको बोलते हैं, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू साइन की क्या होती है 1। तो हम यहां लिखेंगे v बराबर वी नॉट पीक, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू व्हेन साइन ओमेगा टी बराबर 1। तो देयर फोर यहां रखो वी नॉट और वहां रखो 1, तो ये बनेगा एन बी ए ओमेगा, बड़े काम का फार्मूला। ये लो न्यूमेरिकल इसी पे टिकाता है। पीक वैल्यू बताओ और इसे उठा के वापस यहां रख दो, तो देखो क्या बचेगा। तो ये हमें मिलेगा v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये लीजिए ईएमएफ आ गया, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट ये रखा हुआ है। यही बिजली है जो यहाँ टहल रही है घरों में। एसी जनरेटर ये बना के देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं देता। तुम सोचो 220, गलत। हमें जो घर में बिजली मिलती है ना, 0 वोल्ट भी होता है और 311 वोल्ट भी होता है, और उसका जब मीन निकालते हैं तो 220 बैठता है। इस तरह की बिजली मिलती है। ऐसे ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। ये लो साइन कर्व ऐसे बनता है, ये बनेगा साइन कर्व, ये बनेगा। ये वैल्यू है वी नॉट और ये वैल्यू है वी नॉट। ये है 0 डिग्री, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2 और ये है 2 पाई। थीटा वर्सेस बी का ग्राफ है ये। और एक और ग्राफ इसी में बना लो टाइम का, छोड़ो रहने दो। टू पाई माने एक चक्कर। जब जनरेटर की कॉइल एक चक्कर घूमती है तो हमें ये बिजली मिलती है। अब देखो 0 भी है, मैक्सिमम भी है। 0 है, मैक्सिमम है उल्टी दिशा में, फिर 0। एक साइकिल में 2 बार 0 भी होती है और 2 बार मैक्सिमम भी होती है। और आधी साइकिल तक यानी इतनी देर तक ये इधर को चलेगी और फिर आधी देर इधर को चलेगी। घरों में जो बिजली आती है वो दोनों दिशा में चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है। ये है एसी। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आते हैं वी नॉट, अगर हम 220 का वी नॉट ढूंढे 311 वोल्ट बैठता है। तो लोग कहते हैं कि डीसी चिपका लेता है और एसी छोड़ देता है। तो डीसी अगर 220 वोल्ट है तो वो 219 नहीं होगा, क्योंकि डीसी है, वो बदलता नहीं। वो 220 का 220 ही रहेगा। तो 220 से पकड़ लिया उसने, अब वो नहीं छोड़ेगा। और ये 311 है तो बीच में 0 भी तो है। तो जब 0 हो तो मौका मिला भाग लो, तो छोड़ देता है। इसीलिए कहते छोड़ देता है, 2 बार छोड़ने का मौका देता है। अब भाग सको तो भाग लो। और डीसी पकड़ के बैठ गया। मुट्ठी थोड़ा कमजोर है लेकिन कांस्टेंट है, और इसकी मुट्ठी मजबूत है 311। इसलिए कहते हैं एसी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि 220 वोल्ट डीसी 220 ही रहेगा और 220 वोल्ट एसी 311 वोल्ट होगा। तो बताओ स्वाद किस में ज्यादा आएगा, 311 में ना। इसलिए एसी खतरनाक हो। ये हम एसी के चैप्टर में सब डिस्कस करेंगे। अभी तुम यहाँ ईएमआई पढ़ लो, अब इसको कल कंटिन्यू करें, ठीक है ना।